Assalamu alaikum dear students. I am Sundas Makbul and you are watching my YouTube channel Study Nook. Dear students, पॉलिटिकल साइंस में अब हम जिस फिलोसफर के ऊपर बात कर रहे हैं डेट इज़ एरिस्टोटल। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल स्टेट के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं डेट इज़ व्हाट इज़ एरिस्टोटल व्यू ऑन द आइडियल स्टेट, डिस्कस इट्स पॉलिटिकल थ्योरी इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है कि इसमें जो है वो दो चीज़ें हमसे डिमांड की गई हैं। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का वो क्या था, और इसके साथ हमने ये देखना है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो एरिस्टोटल की थ्योरी है आइडियल स्टेट की वो किस तरीके से अप्लाई हो रही है। ये क्वेश्चन जो है वो CSS के एग्जाम 2020 में आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि डेट इज क्रिटिकली इवेल्युएट एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एंड इट्स कनेक्शन टू हिज व्यू ऑन द आइडियल स्टेट। अब हम ये देखते हैं जो एरिस्टोटल को कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का, उसके अंदर उसने एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन के ऊपर जो है वो बात की है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रो। Aristotle's ideal state is deeply rooted in his belief that the purpose of the state is to promote the highest goods for its citizens, human flourishing or well-being। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि जो प्रोडक्ट एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था आइडियल स्टेट का, उसके अंदर जो सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है वो बात कर रहा है हाईएस्ट गुड का। हाईएस्ट गुड किसकी होनी चाहिए? सिटीजन की होनी चाहिए, यानी जो ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इन हिज वर्क्स पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट द स्टेट is a natural institution that exists to allow people to live in the virtuous life. He believes that humans are the political animals by the nature and only within the state can they fully realize their potential। वो कहते हैं कि जी स्टेट का जो होना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं आइडियल नेचुरल स्टेट के अंदर भी। तो एरिस्टोटल का ये कहना है कि ह्यूमन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी न किसी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करे, ठीक है। और सेकंड नंबर के ऊपर वो कहते हैं कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स की वेल बींग्स का जो है वो क्या करे, ख्याल रखे। अब हम ये देखते हैं कि जो एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया है आइडियल स्टेट का, उसके अंदर जो है वो की फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विर्चू बेस्ड गवर्नेंस। The rulers of the Aristotle ideal states are philosopher kings, are the virtuous leaders who govern for the good and whole community rather than for personal interest। अच्छा, जब हमने इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो शख्स स्टेट को रूल करेगा वो कौन होगा? फिलोसफर किंग होगा। और फिलोसफर किंग जो है वो क्या है? एजुकेशन के एक ख़ास लेवल पर जो है वो जाकर पहुंचता है और एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से गुजर कर जाकर वो क्या बनता है? फिलोसफर किंग बनता है। तो वो कहते हैं कि जब किसी भी कंट्री का जो उसको गवर्न करने वाला जो रूलर होगा, अगर वो फिलोसफर किंग होगा तो वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट के इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा और लोगों की वेल बींग का ख्याल रखेगा, और वो क्या करेगा? अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो क्या करेगा? बिल्कुल इग्नोर कर देगा। यानी वो अपनी ज़ात के बारे में, अपने नफ़े नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वो स्टेट के फ़ायदे के बारे में और लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचेगा। सेकेंड नंबर के ऊपर हम देखते हैं डेट इज मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल एडवोकेट्स फॉर अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ द मोनार्की, aristocracy and polity, a form of the democracy where the rule of law is upheld, believing that this world provides stability and avoid corruption। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। पिछले लेक्चर में हमने बल्कि ये जो हमारा एरिस्टोटल के ऊपर हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो एरिस्टोटल ने बताई हैं। उसमें हमने मिनॉर्की को पढ़ लिया, एरिस्टोक्रेसी को भी पढ़ा, पॉलिटी को भी पढ़ा। इसी तरीके से इसके अलावा भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी वो सारी की सारी हमने देखी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो ये कहते हैं कि जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर इन तमाम जितनी भी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इनके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर पाए जाएंगे, ताकि क्या रहे? स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी रहे और करप्शन से जो है वो बचा जा सके। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं मिडिल क्लास रूल। ही emphasizes the importance of a strong middle class as the backbone of the state, arguing that an imbalance between the rich and the poor can lead to instability and tyranny।
यहाँ पर एक हमें बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो है वो नज़र आता है, जो हमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में भी हमें नज़र आता है। उसमें भी हम ये देखते हैं कि मिडिल क्लास जो है वो क्या करेगी, रूल करेगी। वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री की जो मिडिल क्लास होती है वो स्टेट की जो है वो क्या होती है, बैकबोन होती है। और अगर रिच और पुअर के दरमियान में क्या रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, तो क्या होगी, स्टेट जो है वो टेरनी की तरफ जाएगी और वहाँ पर क्या होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन विद द कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब हम ये देखते हैं कि जो एरिस्टोटल की थ्योरी है ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरीके से अप्लाई होती है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मॉडर्न डेमोक्रेसीज वैल्यू इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन इन द गवर्नेंस। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट जितने भी सिटीजन होते हैं उनको क्या दी जाती है, इक्वालिटी दी जाती है, इंडिविजुअल्स को जो है वो फ्रीडम होती है। तमाम सिटीजन जो हैं वो क्या करते हैं, स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं उनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थ्रू वोटिंग करते हैं, अपने बैलेट का जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। Aristotle ideal state emphasizes virtue and moral excellence as the main criteria for the political participation, which contrast with the universal suffrage of today. वो कहते हैं कि जब तक जो है वो क्या होगा, मॉरल एक्सीलेंस के अंदर और विर्चू का जो है वो क्या होगा, कंट्रास्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगी, जो स्टेट होगी वो क्या करेगी, सफ़र करेगी। Rule by the middle class. Aristotle's preference for the strong middle class is reflected in the modern concerns about income inequality and need for the balanced distribution of the power in society. हम ये देखते हैं कि मॉडर्न जो मिडिल क्लास है, ठीक है, इसको जो है वो क्या है, इनइक्वालिटी के साथ जो है वो उसको डील किया जा रहा है। यानी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर हम अपनी ही कंट्री की बात कर लें तो यहाँ पर क्या है, एक ख़ास किस्म का तबका है जो कि क्या कर रहा है, स्टेट के ऊपर रूल कर रहा है, और वो मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो क्या है, अपर क्लास है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है कि रूल जो है वो किसको करना चाहिए, मिडिल क्लास को करना चाहिए, वो हमें यहाँ पर मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज में नज़र नहीं आता। थर्ड नंबर पे हम ये देखते हैं कि virtue एंड गवर्नेंस। एरिस्टोटल emphasizes on the moral character of the leader can be compared to the contemporary debates about the political ethics and leadership integrity in democracies today. अच्छा, अब एरिस्टोटल का जो है वो क्या ख्याल था, उसका ख्याल ये था कि जो रूलर होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पाइयस इन नेचर होगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो क्या होगा, स्टेट के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल होगा। वो अपने पर्सनल मफादात की तरफ जो है वो नहीं देखेगा, बल्कि वो क्या करेगा, स्टेट के बारे में सोचेगा। लेकिन मॉडर्न फॉर्म में जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो रूलर होते हैं वो फिलोसफर किंग की जो डेफिनेशन है कि जहाँ पर जो एरिस्टोटल ने क्राइटेरिया सेट किया था रूलर के लिए, वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। अच्छा, जो हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था उसमें हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजन की। ठीक है, तो अभी हम ये सिटीजनशिप को पढ़ते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ट्रू सिटीजन्स आर दोज हु कैन डेलिबरेटली ऑन द लॉ एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस विच एक्सक्लूड स्लेव्स, वुमेन एंड नॉन ग्रीक फॉरनर्स फ्रॉम सिटीजनशिप। अच्छा, अब जो एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था उसने क्या कहा था कि सिटीजन्स जो हैं वो क्या हैं, खास किस्म के लोग हैं। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट को पढ़े ना, तो उसमें जहाँ पर उसने सिटीजनशिप के लिए एक क्राइटेरिया जो है वो उसने जो उसने बनाया था, उसके अंदर उसने जो है वो स्लेव्स को निकाल दिया था, वुमेन को निकाल दिया था, और जो नॉन ग्रीक फॉरनर्स थे उनको भी उसने सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया था। और यही बातों की वजह से जो है वो क्या किया जाता है, एरिस्टोटल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसने मेन जो है वो एलिमेंट थे, जो वुमेन्स थी या स्लेव्स थे, उनको उसने सिटीजन्स ही नहीं कहा, बल्कि उसने क्या किया है, सिर्फ मेन को शामिल किया है, और जो ग्रीक नेशनल्स थे उसको उसने जो है वो नेशनलिटी देने की बात की और उनके बारे में उसने ये कहा कि वो सिटीजन्स हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बात करते हैं कि जो ट्रू सिटीजन है वो कौन होगा। ट्रू सिटीजन वो होगा जो जितने भी लॉज होंगे उनके ऊपर अमल करेगा, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर्स हैं उनके अंदर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। Virtue and citizenship. Aristotle believed that citizenship should be reserved for those who possess moral and intellectual values, as only virtuous individuals can contribute to the well-being of the state. अच्छा, यहाँ पर भी एरिस्टोटल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्योंकि वो ये कहता है कि जैसे वुमेन है या जो स्लेव है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ही इतना जो है वो अच्छा नहीं है कि वो क्या करे, सिटीजनशिप के क्राइटेरिया पर पूरा उतर सके। तो वो कहते हैं कि सिटीजनशिप सिर्फ उस बंदे को मिलनी चाहिए जो कि क्या हो, दिमागी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हो, और जिसके पास जो है वो क्या हो, जिसका मॉरल कैरेक्टर या जिसका इंटेलेक्चुअल विचू जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होना चाहिए या पीक पे होना चाहिए।
थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। ही emphasizes that importance of the education in fostering the virtues necessary for good citizenship. The state has a role in ensuring that its citizens are morally developed to contribute positively. अच्छा, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो उसने थ्योरी दी थी ना आइडियल स्टेट की, और उसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात की थी, तो वहाँ पर उसने एजुकेशन के भी जो है वो कुछ लेवल्स बनाए थे, ठीक है, कि प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन में हमने ये चीज़ पढ़नी है, मिडिल लेवल पर एजुकेशन में ये चीज़ होगी, फिर हायर लेवल पे यानी एंड पे जाकर जब फिलोसफर किंग बनेगा तो उसके पास जो है वो क्या होगा, हर किस्म का नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो फिर वही बात करता है कि एजुकेशन जो है वो नेसेसरी किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए है, यानी जिसको वो सिटीजन समझता है एजुकेशन हासिल करने का राइट भी सिर्फ उसी के पास है। अब हम ये देखते हैं कि जो स्टेट जो उसने कॉन्सेप्ट दिया है सिटीजनशिप का, इसका आइडियल स्टेट के साथ जो है वो क्या लिंक है। सिटीजन्स एज अ पॉलिटिकल एनिमल। अब हमने बिल्कुल इंट्रो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि पॉलिटिकल एनिमल की बात करता है एरिस्टोटल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक इंसान जो है, ये कोई जो सिटीजन है, वो किस तरीके से पॉलिटिकल एनिमल है। एरिस्टोटल आइडियल स्टेट रिक्वायर्ड सिटीजन्स हु आर नॉट ओनली विचुअस बट आल्सो इंगेज्ड इन द पब्लिक लाइफ ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं कि सिटीजन सिर्फ वो बंदा नहीं है जो कि सिर्फ क्या हो, विर्चुअस हो, यानी उसका सिर्फ विर्चुअस होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि वो क्या करे, पब्लिक लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करे। Citizenship is therefore an integral of the functioning of an ideal state as it allows individuals to contribute to the collective goods and achieve their own personal virtue. वो कहते हैं कि सिटीजन्स का ये उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो क्या करे, स्टेट की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करे और क्या करे, कलेक्टिव गुड को जो है वो हासिल करने की कोशिश करे। अब यहाँ पर कलेक्टिव गुड से उसकी ये मुराद है कि उसका फ़ायदा जो है वो क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली जाकर स्टेट को होना चाहिए, यानी उसने अपने पर्सनल विर्चू को भी अचीव करना है, लेकिन साथ साथ उसने स्टेट का भी जो है वो ख्याल रखना है। सेकेंड नंबर पे वो बात करते हैं एक्सक्लूसिविटी ऑफ द सिटीजनशिप। एरिस्टोटल एक्सक्लूजन ऑफ द वुमेन स्लेव्स एंड द मैनुअल लेबर्स फ्रॉम द सिटीजनशिप reflects that his hierarchical view of the society were only those who devote themselves to the public life and virtue can be full citizens. अब यहाँ पर उसका एक ख्याल ये भी है कि सिटीजन जो है वो सिर्फ वो शख्स हो सकता है जो कि क्या करे, अपने आप को मुकम्मल तौर पर स्टेट के लिए डेलीगेट कर दे। और वो कहते हैं कि जो उसने वुमेन और स्लेव्स को या मैनुअल लेबर्स को निकाला है सिटीजनशिप की जो है डेफिनेशन उसके अंदर से, तो वो कहती हैं कि इसकी एक रीज़न है। वो कहते हैं कि वुमेन जो है वो क्या करती है, वो बच्चे पैदा करती है, वो घर के अफेयर देखती है, तो उसका क्या होता है, स्टेट के अंदर कोई इतना खास रोल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है। ये हम अपना कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे। तो सेकंड नंबर पे अगर वो स्लेव्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि स्लेव्स भी जो है वो क्या करते हैं, मतलब लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं, ये लोगों ने जो घरों पे गुलाम रखे होते हैं उनको वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि उनका फोकस जो है वो स्टेट नहीं होती। या जो लोग मैनुअल लेबर के लिए काम कर रहे होते हैं उनका भी जो फोकस होता है वो सिर्फ अपनी अर्निंग के ऊपर होता है, और वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने पेट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि उनको स्टेट के साथ कोई लॉयल्टी नहीं होती, ठीक है। तो वो ये कहता है कि स्टेट का सिटीजन जो सिर्फ वो शख्स होगा जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर डिवोट कर दे किसके लिए, पब्लिक लाइफ के लिए। इन कंट्रास्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज एम्फसाइजेज इंक्लूसिव सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल राइट्स, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर जो है वो क्या किए गए हैं, यूनिवर्सल राइट्स दिए गए हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या है, स्लेव्स का तो खैर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया यूरोप के अंदर, और कहीं कहीं जहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर भी क्या किया गया, उनको लेबर की फॉर्म में चेंज कर दिया गया है और उनको प्रॉपर जो है वो क्या किए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। जबकि वुमेन जो है वो क्या कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है तमाम जो है वो अफेयर्स के अंदर। कॉन्टेम्प्रेरी इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इक्वलिटी एंड यूनिवर्सल सिटीजनशिप। टुडेज डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एक्सटेंड सिटीजनशिप राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स regardless of the gender, class or the race. Aristotle view in contrast is more exclusive, limiting citizenship to a select group of the virtuous men. वो कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट था ना एरिस्टोटल का, तो उसने क्या किया था कि सिटीजनशिप को जो है उसने बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना सिटीजनशिप का, वो कहते हैं कि उसके लिए कोई जेंडर, कोई क्लास, कोई रेस का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि तमाम लोगों को जो है, यानी कोई भी शख्स जो कि किसी स्टेट के अंदर पैदा हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका सिटीजन होता है, ठीक है। सिटीजनशिप का एक पूरा कॉन्सेप्ट है आईआर के अंदर, और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी कंट्री की सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है, तो वो नेशनैलिटी एक्वायर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो आईआर की जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप जो है वो ज़रूर देखेंगे। सेकेंड नंबर पे है सिविक पार्टिसिपेशन। एरिस्टोटल फोकस ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन responds with the modern ideas about the importance of the civic engagement and the responsibility of the citizen to participate in the democratic process, such as the voting and the public debate.
लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि जो उसका एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट था ना कि सिटीज़न वो होना चाहिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो वो कहते हैं कि वाक़ई आजकल के दौर में जितने भी सिटीज़न्स हैं वो क्या कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि वो वोट भी करते हैं, पब्लिक डिबेट्स के अंदर भी हिस्सा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें किसी तरीके से ये नज़र आता है कि जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीज़नशिप था, वो कहीं न कहीं अप्लाई जो है वो हो रहा है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मज़ीद हमारे एरिस्टोटल के ऊपर कौन-कौन से क्वेश्चन जो हैं वो सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर और एलएलबी में रिपीट हुए हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।